नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं आपके सामने एक फिर नई जानकारी लेकर के आया हूँ। जो प्री डीएलएड परीक्षा 2025 जिन विद्यार्थियों ने दी थी और जिनको कॉलेज नहीं मिला या वो मेरिट में नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन करवा दिया था वो फीस अब आपको वापस लौटाई जा रही है, यानी अब आपकी फीस वापस लौटाई जाएगी। जानिए पूरी प्रक्रिया कि आपको क्या करना है, कैसे आपके खाते में वापस आएगी। क्या आपको यानी खाते में आपको अपडेट करना है, तो नया अपडेट भी आया है, इसलिए आप अपडेट के बारे में जानना है। इस वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप उसके बारे में नहीं जान पाएंगे। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक इसको पूरा देखें, ताकि आप अपना अच्छी प्रकार से आप अपडेट करते हुए आप अपनी फीस है वो रिफंड करवा सकें। तो फीस रिफंड का सुनहरा मौका है, तुरंत देखें वीडियो। और आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इसी प्रकार के नए वीडियो समय समय पे आपके जानकारी के लिए आते रहते हैं, तो वो आपको समय पे मिल सके और आप किसी प्रकार की नई जानकारी से वंचित न रहें। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने अन्य साथियों को भी इसको सेंड कर दें, ताकि कोई भी विद्यार्थी वंचित न रह जाए और उनको अपनी फीस मिल सके। ऑफिस ऑफ द कोऑर्डिनेटर प्री डीएलएड डीएलएड 2025, यानी जिसको अपने पहले बीएसटीसी कहते थे उसको अभी डीएलएड कहते हैं, 2025 जो परीक्षा वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा ने ये करवाई थी, यानी जो इस परीक्षा की जिम्मेवारी दी गई थी वो कोटा यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी कोटा को दी गई थी। तो अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना इन्होंने डाली है। प्री डीएलएड परीक्षा 2025 में प्रवेश से असफल रहे अभ्यर्थियों को पंजीयन शुल्क राशि लौटाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश, यानी जो विद्यार्थी प्रवेश से, यानी जो प्रवेश जिनको नहीं मिल पाया या जो मेरिट में नहीं आ पाए, उन विद्यार्थियों के लिए ये यहाँ पे सूचना दी गई है, यानी उनके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ देखिए, प्री डीएलएड परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात प्रवेश से असफल रहे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग पंजीयन शुल्क एवं प्रवेश शुल्क राशि लौटाई जानी है। रिफंड हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर अभ्यर्थी द्वारा दिए गए बैंक खाता विवरण को सत्यापित करने के उपरांत अभ्यर्थी खाते में रिफंड किया जाएगा। यानी जो भी आपने जो बैंक खाता वहां पे फॉर्म भरते समय दिया था, जो आपने सूचनाएं भरी थी, उसको अब आपको सत्यापित करना है। जब तक आप अपने अकाउंट को सत्यापित नहीं करोगे तब तक आपको अपनी राशि नहीं लौटाई जाएगी। तो इसलिए आपको अपना बैंक जो अकाउंट है वो सत्यापित करना है, या बैंक अकाउंट यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, ये भी इसमें ऑप्शन रहेगा। मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। बैंक खाता वेरीफाई हेतु पोर्टल दिनांक 18 सितंबर 2025 से, यानी 18 से पोर्टल शुरू कर दिया गया है और 26 सितंबर 2025 तक ये पोर्टल खोला जा रहा है। यानी 26 तारीख से पहले पहले आपको अपना सत्यापित कर लेना है, बैंक अकाउंट सत्यापित कर लेना है। पोर्टल पर बैंक खाता विवरण वेरीफाई हेतु अभ्यर्थी निम्नलिखित तथ्यों का विशेष ध्यान रखें। यानी आपको जब बैंक खाता आप सत्यापित करें तो आपको निम्न बातों के बारे में आपको ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी है, देखिए। नंबर 1, ऐसे अभ्यर्थी जिनको किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान का आवंटन नहीं हुआ है, उनके द्वारा जमा शुल्क राशि 3,000 रुपए में से राशि 100 रुपए काट कर शेष राशि रिफंड की जाएगी। यानी जो जिन विद्यार्थियों को शिक्षक शिक्षा संस्थान मिला नहीं, यानी जो कॉलेज आपको आवंटित नहीं हुआ, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था 3,000 रुपए, उनमें से केवल 100 रुपए की कटौती करके आपको बाकी पैसे वो आपके खाते में, यानी लगभग उनको 2,900 रुपए उनके खाते में वापिस लौटाए जाएंगे। इसलिए उनको 2,900 रुपए मिलेंगे। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थी जिनको अध्यापक शिक्षा संस्थान का आवंटन हुआ है परंतु उनके द्वारा संस्थान में रिपोर्टिंग नहीं की गई है, ऐसे अभ्यर्थी को जमा कुल राशि में से 500 रुपए काट कर शेष राशि रिफंड की जाएगी। ऐसे जो विद्यार्थी हैं जिनको महाविद्यालय आवंटित हो गया था लेकिन कोई कारणवश वो उस महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं करवा पाए, यानी वहां पे आपका एडमिशन हुआ नहीं या रिपोर्टिंग गए नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स आपने दिए ही नहीं, तो जहाँ कॉलेज में जब आपकी रिपोर्टिंग नहीं हुई है, ऐसे अभ्यर्थियों को टोटल आपकी राशि है, यानी जो आपके 3,000 रजिस्ट्रेशन और प्लस जो आपने यदि वहाँ पे फीस यदि कॉलेज की भरवाई है वो, तो उनमें से आपको 500 रुपए की कटौती करके शेष राशि आपको लौटा दी जाएगी। यानी 500 रुपए आपको, यदि आपने
महाविद्यालय आवंटित हो गया और यदि आपने वहाँ फीस नहीं भरी या महाविद्यालय रिपोर्टिंग नहीं करवाई, तो यदि 3,000 रुपये है तब तो आपको मिलेंगे 2500 रुपये, 500 रुपये कट के। यदि आपने कॉलेज की फीस भी भरवा दी फिर रिपोर्टिंग नहीं करवाई तो टोटल राशि में से 500 आपके कट जाएंगे। तीसरा, ऐसे अभ्यर्थी जो कि गलत तथ्यों अथवा मिथ्या सूचनाओं को प्रविष्ट करने, वर्जित योग्यता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करने तथा गलत कैटेगरी संवर्ग में अपने आप को पंजीकृत करने इत्यादि के आधार पर प्रवेश हेतु अयोग्य घोषित हुए हैं, उनकी पंजीकरण शुल्क ₹3,000 काटकर शेष राशि फंड की जाएगी। यानी जो जो प्रशिक्षणार्थी जब फॉर्म भरा था उन्होंने या तो अपनी कैटेगरी गलत भर दी या कोई ऐसी भ्रामक मिथ्या जो आपने सूचनाएं डाल दी, जैसे 12वीं में अंकों की डाल दी आपने ताकि जो परसेंटेज आपको क्लियर करने होते हैं लेकिन उनको बढ़ा करके आपने लिख दिया लेकिन आपके एक्चुअल में थे नहीं उतने, या फिर कोई कैटेगरी गलत लिख दी आपने, या फिर कोई अन्य प्रकार की कोई गलती हो गई है, तो ऐसे लोगों को पंजीकरण शुल्क 3,000 रुपये वो सारे सारे आपके कट जाएंगे, यानी आपको कुछ नहीं मिलेगा। बिंदु 4, उपरोक्त बिंदु 1 से 3 के अतिरिक्त अन्य ऐसे अभ्यर्थी जो किसी भी कारणवश अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहते हैं तो उन्हें जमा राशि ₹1,000 काटकर शेष राशि रिफंड की जाएगी। यदि इनके अलावा कोई विद्यार्थी प्रवेश लेने के बावजूद भी, अब यदि वो चाहता है कि नहीं मेरे को तो प्रवेश निरस्त करवाना है तो उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि विद्यार्थी अपना प्रवेश निरस्त भी करवा सकता है। डीएलएड प्रवेश यदि हो गया है तो प्रवेश निरस्त करा सकता है, लेकिन उसमें शर्त रहेगी कि आपकी टोटल राशि में से 1,000 रुपये कट के आपको मिलेंगे, यानी 1,000 रुपये आपके टोटल जो आपकी फीस है उसमें से काट के जो भी आपकी फीस है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी और आपका प्रवेश निरस्त हो जाएगा। पांचवा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्री डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है परंतु आकस्मिक मृत्यु हो गई है, तो ऐसे प्रकरणों में समुचित दस्तावेज अध्यापक शिक्षा संस्थान के माध्यम से प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी के माता पिता पत्नी के बैंक खाते में प्राप्त संपूर्ण शुल्क को रिफंड किया जाएगा। यदि कोई ऐसा केस राजस्थान में है, यदि जो विद्यार्थी ने प्रवेश लिया लेकिन कोई अचानक इस प्रकार की घटना हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, यानी ऐसी कोई आपदा आ गई किसी के साथ है, तो ऐसे में उन अभिभावकों को यानी उनकी जो फीस है उनके अभिभावक के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी आपको संस्थान इस चीज को वेरीफाई करके देगी, आपको जहाँ आपका प्रवेश होता है वो संस्थान वेरीफाई करके देगी आपको कि हाँ विद्यार्थी की है वो किसी दुर्घटना में या कोई ऐसे कोई एक्सीडेंटल या अन्य प्रकार से किसी अन्य कारण से उसकी मृत्यु हो चुकी है। यदि मृत्यु होने की स्थिति में उनको उनके अभिभावकों की फीस है वो पूरी पूरी रिफंड कर दी जाएगी, यानी किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी, पूरी फीस अभिभावकों के खाते में रिफंड होगी। बैंक खाता वेरीफाई में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर समन्वय कार्यालय की हेल्पलाइन नंबर या ईमेल पर आपको संपर्क करना है, यानी जो भी आपकी हेल्पलाइन नंबर दी गई है या ईमेल दिया गया है वहाँ पे आपको संपर्क करना है किसी प्रकार की परेशानी आती है। रिफंड हेतु अभ्यर्थी द्वारा सर्वप्रथम रिफंड पोर्टल पर जाकर प्रदर्शित हो रही आवश्यक जानकारी भरना होगा। आवश्यक जानकारी भरने के पश्चात अभ्यर्थी को उसके द्वारा दिए गए 2 मोबाइल नंबर प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी जिस भी मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करना चाहेंगे उस मोबाइल नंबर का चयन करना होगा। मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी भरने के उपरांत अभ्यर्थी रिफंड पोर्टल पर लॉगिन हो सकेगा। यानी जब आपने फॉर्म भरा था उस फॉर्म भरते समय आपको जब पोर्टल पे आप जाओगे, रिफंड पोर्टल पे आप जाओगे तो वहां पे आप की जो आवश्यक जानकारी वो भरनी होगी, जैसे आपका रोल नंबर है, जो भी आपका पासवर्ड है, जो आपकी आईडी है वो लगानी होगी। वो लगाते ही आप क्या है आप उस पोर्टल पे चले जाओगे, यानी उसके जो आपने 2 फॉर्म भरा था तब आपके 2 मोबाइल नंबर जैसी आपकी जानकारी लगाओगे तो आपने 2 मोबाइल नंबर फॉर्म भरते समय दिए थे, वो 2 मोबाइल नंबर आपको यहाँ दिखाई देंगे, 2 मोबाइल नंबर प्रदर्शित होंगे। अब दोनों में से कौन से का चुनाव करना है वो आपकी इच्छा है कि एक कोई भी एक मोबाइल का चुनाव करके उस मोबाइल पर आप ओटीपी प्राप्त कर लेंगे। और जब उस मोबाइल नंबर का चयन करने के बाद जब आपको ओटीपी आ जाता है तो उस ओटीपी आते या फिलअप करोगे तो आप सीधे सीधे रिफंड पोर्टल पर लॉगिन हो जाओगे, यानी वो रिफंड पोर्टल से आप लॉगिन हो जाओगे। और उसके बाद यदि किसी स्थिति में प्रदर्शित हो रहे दोनों मोबाइल नंबरों के अलावा किसी अन्य मोबाइल नंबर पर अभ्यर्थी ओटीपी प्राप्त करना चाहता है तो उस स्थिति में अभ्यर्थी वहां प्रदर्शित हो रहे चेंज ऑप्शन पर जाकर अपना मोबाइल नंबर
चेंज कर सकता है। यानी यदि आपको दोनों मोबाइल नंबर जो प्रदर्शित हो रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरे को 3 मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं चाहिए, कोई नए मोबाइल नंबर पे आपको आपके पास दूसरा मोबाइल उस पे चाहिए, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वहां आपको एक चेंज ऑप्शन दिखाई देगा, उस चेंज ऑप्शन पे जाकर के आप वहां अपना जो भी नया मोबाइल नंबर आप डालोगे, तो उस नए मोबाइल नंबर पे आप क्या है, उस मोबाइल नंबर को संशोधन करके और संशोधित नए मोबाइल नंबर पे आप अपना ओटीपी है वो प्राप्त कर सकते हैं। रिफंड पोर्टल पर लॉगिन होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसके द्वारा दिए गए बैंक खाता का संपूर्ण विवरण प्रदर्शित होगा। यानी जैसे आप उस पोर्टल पे जाओगे तो आपका जो बैंक पहले आपने फॉर्म भरते समय जो बैंक डिटेल भरी थी वो आपको यहाँ डिटेल प्रदर्शित हो जाएगी। विवरण यदि सही है तब अभ्यर्थी उसे वेरीफाई करे और कैंसिल चेक अथवा बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ स्कैन कर अपलोड करे। यदि आपको जो विवरण दिखाई देगा जो आपने जो फॉर्म भरते समय आपने जो भरा था, यदि वो सही है तो आप उसको वेरीफाई कर दें, उसमें कोई किसी प्रकार का अपने को चेंज नहीं करना है, आप वेरीफाई कर दें। वेरीफाई करने के बाद आप या तो कैंसिल चेक या पासबुक का जो प्रथम पृष्ठ होता है जहाँ आपकी फोटो लगी होती है, आपका अकाउंट नंबर होता है, IFSC कोड होता है, ये सारा सारा जो विवरण होता है उसकी कॉपी यानी उसके प्रथम पृष्ठ को स्कैन कर लें और स्कैन करके आपको उसको अपलोड करना होगा। यानी वहां पे आपको अपलोड का ऑप्शन दिया होगा, तो आपको बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज है वो अपलोड करके स्कैन स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। ध्यान रहे कि अपलोड किया गया कैंसिल चेक बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ पठन योग्य सुस्पष्ट हो। यानी जब आप अपलोड करें तो ये सुनिश्चित कर लें कि क्या वो पढ़ने योग्य है। कई बार क्या होता है कि आप इस प्रकार का धुंधला ऐसा आप अपलोड कर देते हैं तो वो पढ़ने में पता ही नहीं चलता आपके अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, ब्रांच कहाँ की है, ब्रांच का नाम क्या है, ब्रांच का कोड क्या है, ये सब चीजें दिखाई नहीं देती है। तो ये ध्यान दें कि उसमें दिखाई देना चाहिए, इस प्रकार का सुस्पष्ट आपको अपलोड करना है। अभ्यर्थी बैंक खाता वेरीफाई प्रक्रिया पूर्ण करें और बैंक खाता वेरीफाई पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वेरीफाई रसीद को प्रिंट कर अपने पास संभाल कर रखें। जैसे ही आप अपना खाता वेरीफाई करते हैं तो वहां आपको एक रसीद प्रिंट वो होगी, तो वो रसीद प्रिंट कर लें या अपने पास उसको सेव करके रखें। यदि अभ्यर्थी प्रदर्शित बैंक खाता विवरण में संशोधन करना चाहता है अथवा नवीन बैंक खाता उपलब्ध करवाना चाहता है तथा अभ्यर्थी एडिट में जाकर अपना बैंक खाते का विवरण पुनः भरें, कैंसिल चेक बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ स्कैन कर अपलोड कर। ध्यान रहे कि अपलोड किया गया कैंसिल बैंक चेक पासबुक का प्रथम पृष्ठ स्पष्ट हो। यदि अब आपको लगता है कि मेरे पुराने वाले बैंक खाते में मेरे को पैसे नहीं मंगवाने, मेरे को तो बैंक खाता चेंज करना है, कई बार क्या होता है कि वहाँ किसी और का बैंक खाता वो जल्दबाजी में दे दिया जाता है, उसके बाद आपने या पहले आपका खुला नहीं था बैंक अकाउंट, बाद में आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया, तो आप चाहते हो अब मेरे बैंक अकाउंट में यानी आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप एडिट ऑप्शन में जाकर के बैंक अकाउंट की भी डिटेल को आप एडिट कर सकते हैं, यानी उसको बदल सकते हैं। तो एडिट पे जाकर के उसको चेंज करिए, नए जो वो आपका बैंक अकाउंट डालोगे उसमें वही प्रोसीजर रहेगा कि उसके उस नए बैंक खाते के पासबुक की प्रथम जो पेज है उसकी कॉपी स्कैन करके अच्छी तरह से स्कैन करके जो सुस्पष्ट हो पढ़नी होगा ऐसी स्कैन करके आपको अपलोड करनी होगी, और तब जाकर के आपका नए वाला भी बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई करने के उपरांत अभ्यर्थी स्वयं के लॉगिन पर नियमित रूप से लॉगिन करके संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। यानी वेरीफाई जब आपका हो जाता है, आपने जो वेरीफाई कर लिया, तो वो स्वयं लॉगिन पर नियमित रूप से लॉगिन करके आप उसके बारे में क्या आपका अपडेट रहा वो स्वयं कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने मोबाइल से ही उसको देखते रहिए, आपको अपडेट मिलती रहेगी कि आपका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खाते की गलत जानकारी देने पर होने वाले किसी भी वित्तीय हानि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सावधान किया जाता है कि बैंक खाता विवरण सावधानी पूर्वक मिलान करने के उपरांत ही सत्यापित करें। यानी यहाँ स्पष्ट ये वार्निंग लिखी गई है, यदि खाते की गलत जानकारी आपने अपलोड की है या आपने गलत जानकारी भरी है तो वो उसके जिम्मेवार खुद स्वयं ही हो। क्योंकि यदि आपने गलत खाता नंबर भरा है, गलत जानकारी दी है, तो वो जो खाता भरा है उसी में वित्तीय लेन देन होना है, आपके पैसे उसी में जाएंगे। मान के चलो आपने गलत भर दिया और यदि पैसे उसके खाते में चले गए तो आपका किसी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी आपकी क्षतिपूर्ति का दावा कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने खुद ने सत्यापित किया है और खुद ही गलती कर रहे हो, तो दावा किस चीज का, दावा तो आप करने के हकदार भी नहीं है। तो इसलिए जब आपका बैंक का अकाउंट वेरीफाई करें तो वो ध्यान पूर्वक करें, कहीं उसमें अच्छी तरह से अपना अकाउंट नंबर मिला लें, IFSC कोड मिला लें, ये दोनों चीजें अच्छी तरह से मिला करके ही आपको सबमिट करना है। अपलोड करें जब आप स्कैन प्रथम पेज पासबुक अपलोड कर रहे हैं तो वो सुस्पष्ट होना चाहिए। तो यदि उसको भी वो चेक करेंगे देखेंगे तो उसमें भी यदि आपका विवरण सही है तो वो आपका
ऐसी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो इसलिए प्रत्येक अभ्यर्थी सावधान रहे और सावधानी से अपना बैंक खाता है वो विवरण सावधानी पूर्वक मिलान करके ही उपरांत ही उसको सत्यापित करें। ऐसे वरना जब तक मिलान अच्छी तरह से नहीं हो जाता तब तक उसको स्थापित न करें। ये आपके फीस रिफंड की जानकारी थी। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गई। इस वीडियो को आगे अन्य लोगों को भी आप सेंड कर दें, शेयर कर दें। जितना आप इसको शेयर करेंगे लोगों तक जानकारी पहुंचेगी। बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर करवाया था, सभी अभ्यर्थियों को कॉलेज नहीं मिले, तो ऐसे लोगों को ये जानकारी समय पे मिल जाए और वह उनको अपनी राशि उसको प्राप्त हो सके। तो ये मानवता के नाते आप इस प्रकार का एक परोपकार आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके ये परोपकार आप भी लें, ये पुण्य के भागी आप भी बने। जय श्री राम, धन्यवाद।